हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया और बहुत शानदार से अपने आने वाले एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि अब तो आपके एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल भी आ गया है कि किस दिन कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोगों को अब तैयारी में और ज़ोर लगा देना चाहिए। और आज आपके साथ हम लेके आ गए हैं यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के से रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके अपकमिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर को, जिसमें हम लोग 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं ज़रूर बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार दें। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ओरिएंटेशन का मतलब परिचय करवाना। जब हम नए एम्प्लॉयज़ को परिचय करवाते हैं, किससे? पूरे के पूरे होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से, कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्लाइमेट है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या पॉलिसीज़ है, क्या काम करने का तरीका है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, कैसे वर्कर है, कौन आपके पीयर्स है, सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट्स है। ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय टू द enterprise, which of the following is that not designed for the socialization of new manager? तो socialization मतलब होता है सामाजिकता। ठीक है ना, जब आप पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन से मिला रहे हैं नए एम्प्लॉयज़ को, दैट इज़ कॉल्ड द सोशलाइजेशन। तो बोला है इनमें से कौन सा नहीं है सोशलाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले एक्विजिशन ऑफ वर्क स्किल एंड एबिलिटी। बिल्कुल सर, ये तो सही बात है, क्योंकि हमें अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो वहाँ पे क्या स्किल की ज़रूरत है वो मुझे जानना पड़ेगा, क्या एबिलिटीज़ की ज़रूरत है वो मुझे सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। एडॉप्शन है अप्रोप्रिएट रोल बिहेवियर, जो रोल मुझे प्ले करने के लिए दिया जाएगा उसमें क्या बिहेवियर होना चाहिए, किस तरीके से मुझे काम करना है, ये भी चाहिए। एडजस्टमेंट टू द नॉर्म्स एंड वैल्यू ऑफ द वर्क ग्रुप, जिस वर्क ग्रुप के साथ हम काम करें उसके नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, रूल्स रेगुलेशन क्या है काम करने के, सब सारे के सारे चीज़ों से परिचय करना है हमें। फीलिंग ऑफ वेकेंट पोजीशन नहीं, सोशलाइजेशन का मतलब नहीं होता है फीलिंग ऑफ वेकेंट पोजीशन। ठीक है ना, ये सोशलाइजेशन का मतलब नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी। तो इसमें क्या है, सोशलाइजेशन से रिलेटेड है, इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो फीलिंग ऑफ वेकेंट पोजीशन ये सोशलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। तो डी ऑप्शन प्यारे बच्चों आप लोगों का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एजर्शन रीजन से रिलेटेड है। एजर्शन हम लोग पढ़ेंगे, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज involvement of a worker only in such area of activities of the enterprises where they can make some positive contribution। सही बात है। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मतलब कि वर्कर को भी हम पार्टिसिपेट करें, वर्कर को भी हम बोलने का मौका दें, वर्कर्स के हम सुझाव लें जब भी हम कोई डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है ना, तो कहा गया है कि जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, जो वर्कर जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उनका राय वहीं पे आप ले, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिलेगा। क्या ये बात सही है? सर बिल्कुल ये बात तो सही है। वर्कर मे नॉट बी competent enough to understand and appreciate the managerial aspect of the enterprises। वर्कर मे नॉट competent enough to, क्यों ऐसा कहा गया है? कि आप उनको उन्हीं एरियाज़ में ही, खाली उन्हीं एरियाज़ में उनको इन्वॉल्व करें जो जिस एरिया में माहिर है, जो जिस एरिया में स्पेशलाइज है, केवल आप उनको उन्हीं एरिया में ही इन्वॉल्व करें। तो उस जो वर्कर जिस एरिया में अच्छा है, स्पेशलाइज्ड है, उनको उन्हीं एरिया में आप इन्वॉल्व करें, पार्टिसिपेट करें कोई भी डिसीज़न लेने के लिए, क्योंकि हर कोई हर फील्ड में कॉम्पिटेंट नहीं होता है। इसीलिए जो जिस रोल में फिट बैठता है, जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज है, उनको उसी में ही
इन्वॉल्व करे। तो रीज़न तो सही है, एजर्शन भी सही है, और रीज़न कहीं ना कहीं बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को, ठीक है ना। क्यों हम किसी को उसी फील्ड में इन्वॉल्व करें कि जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, क्योंकि हर कोई हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज डिटरमाइंड बाय। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइंड बाय मैनेजर्स को ट्रेनिंग से, मैनेजर को कैसा ट्रेनिंग मिला, मैनेजर्स पर्सनल क्वालिटी से, सबऑर्डिनेट के ट्रेनिंग से, ट्रेड यूनियन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट किन्होंने दिया है, वी ए ग्रैकुनन्स ने। किन्होंने दिया है, वी ए ग्रैकुनन्स ने दिया है, वी ए ग्रैकुनन्स जी ने दिया है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय को एक मैनेजर कितना एफिशिएंटली इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, एक मैनेजर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट्स को अपने अंडर में इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है, यही है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अगर एक मैनेजर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अपने अंदर में मैनेज कर सकता है, टैकल कर सकता है, गाइड कर सकता है, तो वहाँ पे फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। और अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैनेजर बहुत कम एम्प्लॉयज़ को, बहुत कम सबऑर्डिनेट्स को अपने अंडर में संभाल पाता है, तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे। हु कॉइन्ड द मेटाफॉर इनविजिबल हैंड इन द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो ये दिए हैं एडम स्मिथ जी ने। एडम स्मिथ जी ने इसको दिया है, हु कॉइन्ड द मेटाफॉर इनविजिबल हैंड इन द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट, एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन इन ए लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। बहुत आसान है। सबसे पहले क्या आएगा सर, सबसे पहले प्लानिंग होता है, प्लानिंग के बाद, सब प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर स्टाफिंग होता है, ACB, ACB। फिर उसके बाद स्टाफिंग के बाद, सर स्टाफिंग के बाद कोऑर्डिनेटिंग होता है, कोऑर्डिनेटिंग। चलिए कोऑर्डिनेटिंग होगा, कोऑर्डिनेटिंग के बाद क्या, कंट्रोलिंग लगा दें हम लोग, सर नहीं, कोऑर्डिनेटिंग के बाद क्या हो जाएगा सर, कोऑर्डिनेटिंग के बाद होगा कंट्रोलिंग। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं, कोऑर्डिनेटिंग के बाद क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग के बाद डायरेक्टिंग फिर कंट्रोलिंग होगा ना, डायरेक्टिंग फिर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप। तो ACB, एक मिनट, गलत गलत कर दिया क्या, नहीं, ACB, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग फिर कंट्रोलिंग होता है ना, डायरेक्टिंग फिर कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग होता है, ACBFDE, 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 ये है सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले प्लानिंग आता है, प्लानिंग आता है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद क्या आ जाएगा, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग आता है, डायरेक्टिंग, फिर मोटिवेशन आता है, इसी में मोटिवेशन आता है, लीडरशिप आता है, ठीक है ना, सुपरविज़न आता है, सुपरविज़न आता है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग आते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, एंड लास्ट में आप लोगों का क्या आता है, कंट्रोलिंग। लास्ट में क्या आ जाएगा, कंट्रोलिंग आ जाएगा, ठीक है, ये होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। बिलीव, एटीट्यूड, ट्रेडिशन एंड एक्सपेक्टेशन विच आर शेयर्ड बाय ग्रुप मेंबर इज कॉल्ड, इसको ग्रुप नॉर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको ग्रुप नॉर्म्स कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड।
तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे डिटेल में आप लोगों के साथ यहाँ पे रखा हुआ है कौन सी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड नहीं है। सर देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शनल एनालिसिस जो है सेंसिटिव वेस्टिबुल ट्रेनिंग को सेंसिटिविटी ट्रेनिंग कहा जाता है, ठीक है ना, वेस्टिबुल ट्रेनिंग को ही सेंसिटिविटी ट्रेनिंग कहा जाता है। ट्रांजेक्शनल एनालिसिस इसी का ही पार्ट है, ठीक है ना, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस इसी का ही पार्ट है, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। कॉन्फ्रेंस लेक्चर मेथड, कॉन्फ्रेंस मेथड इसी में ही आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा नहीं है ऑन, देखिए ऑफ द जॉब कौन सा नहीं है, तो सर हमें यहाँ पे दिख रहा है अप्रेंटिसशिप जो है ऑन द जॉब है, अप्रेंटिसशिप यहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो अप्रेंटिसशिप ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, ऑफ द जॉब नहीं है। बाकी सेंसिटिविटी, वेस्टिबुल ट्रेनिंग, ट्रांजेक्शनल इसी का ही पार्ट है, कॉन्फ्रेंस मेथड, लेक्चर मेथड सब इसी में ही आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में। चलिए, तो मैंने यहाँ पे डिटेल में आप लोगों के सामने जोड़ दिए हैं, सारी चीज़ें डिटेल डिस्कस किया है मैंने, तो आप लोग एक बार ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आगे प्यारे बच्चों दिया हुआ है हमारे सामने मैच द कॉलम, जिसमें लिस्ट 1 में रिलेटेड है कि यहाँ पे कुछ मीनिंग दिया है और यहाँ पे उसके टर्म्स दिए हैं, ठीक है। तो आपको मैच करना है कौन सा किस टर्म से रिलेटेड है। सबसे पहले बोला है एड हॉक टीम फॉर्म टू सॉल्व अनयूजुअल प्रॉब्लम, ठीक है ना, एडहॉक टीम जो कि सिर्फ अनयूजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं, तो इसको कहते हैं स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स। नेक्स्ट है सूटेबल व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट। सर ये तो मैट्रिक्स हो गया, सर ये तो मैट्रिक्स हो गया, हमने तो पढ़ा है इसको क्लास 12 से, मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ए का देखिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ हो जाएगा, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ। स्टेटस फ्री एंड हेरारकी फ्री ऑर्गेनाइजेशन, तो फ्री फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हर जगह से जो फ्री हो गया वो फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सी का थर्ड हो गया। डिजिटल और डॉट कॉम ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल और डॉट कॉम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, डिजिटल और डॉट कॉम ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हो गया सर, ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, तो यानी डी का फोर्थ हो गया, डी का 1 हो गया, डी का 1, तो 2431, 2431, तो 2431 देख लीजिए कहाँ पे है, तो 2431, 2431 ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ठीक है, 2431। नेक्स्ट प्यारे बच्चों अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ क्रिएटिंग ए मार्केट कॉम्पिटिटिव पे प्लान इन ए सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। चलिए, बोला है अरेंज करने के लिए फॉलोइंग स्टेप ऑफ क्रिएटिंग ए मार्केटिंग कॉम्पिटिटिव पे प्लान इन ए सीक्वेंस फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। सबसे पहले चूज द बेंचमार्क जॉब एंड सेलेक्ट द कंपनसेबल फैक्टर, तो सबसे पहले हमारे पास एक बेंचमार्क होना चाहिए, एक बेस होना चाहिए, ठीक है ना। चूज बेंचमार्क जॉब और एक कंपनसेबल फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स हम सेलेक्ट करेंगे कंपनसेट करने के लिए। सबसे पहले तो ये मतलब ए, उसके बाद एस्टैब्लिश रेट चेंज, डिफाइन ईच कंपनसेबल फैक्टर, डेवलप पे ग्रेड, तो डिफाइन ईच कंपनसेबल फैक्टर एंड डिटरमाइंस इज डिग्री इन ईच जॉब। तो हर देखिए जैसे ही कंपनसेबल फैक्टर को सिलेक्ट करेंगे फिर हर एक कंपनसेबल फैक्टर को डिफाइन करेंगे और डिटरमाइन करेंगे कि हर जॉब में उसकी क्या डिग्री है, क्या इम्पोर्टेंस है, तो यानी ए बी हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद कंपेयर एंड एडजस्ट द करेंट एंड मार्केट वेज रेट फॉर दी, देखिए ये हो जाएगा कंपेयर एंड एडजस्ट द करेंट एंड मार्केट वेज रेट फॉर जॉब्स, तो ए बी ई हो जाएगा, ए बी ई। फिर उसके बाद डेवलप द पे ग्रेड, पे ग्रेड हम डेवलप कर लेंगे अपना कि हम कितना पे ग्रेड होता है ना, जैसे जैसे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखेंगे ऐसे होता है ना 5200 से 20,000 20,100 इस तरीके से, इसको कहते हैं ग्रेड पे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एस्टैब्लिश द रेट चेंजेस, फिर रेट में जो भी आगे जाके बदलाव होंगे किए जाएंगे, किस रेट से बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे हर साल, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो ए बी ई डी सी, ए बी ई डी सी करेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा, ए बी ई डी सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग? बहुत आसान है, सिडने वेब एंड बेट्राइज वेब, इन्होंने कॉइन किया था कलेक्टिव बार्गेनिंग का कंसेप्ट। आप लोग मेरे को ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कलेक्टिव बार्गेनिंग किस साल इंट्रोड्यूस हुआ, ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे एजर्शन रीजन से रिलेटेड आ गया है सवाल। अकॉर्डिंग टू हर्ट्सबर्ग, preventing or reducing dissatisfaction at work is not the same as providing satisfaction। क्या ये बात सही है? सर सही है कि अगर हम डिससेटिस्फैक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेटिस्फैक्शन को क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं या सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक होता है मेंटेनेंस फैक्टर, दूसरा होता है मोटिवेशनल फैक्टर। हर्ट्सबर्ग में टू फैक्टर थ्योरी जिसको कि हम लोग कहते हैं, एक मेंटेनेंस फैक्टर, दूसरा हाइजीन फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर, मोटिवेशन फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर को हम लोग हाइजीन फैक्टर कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप डिससेटिस्फैक्शन को कम कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आप सेटिस्फैक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं या सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ को बढ़ा रहे हैं। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। अंडर टू फैक्टर थ्योरी, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन आर द टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्क मोटिवेशन। क्या बिल्कुल ये भी सही बात है? क्या यहाँ पे क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू हर्ट्सबर्ग, प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग डिससेटिस्फैक्शन एट वर्क इज नॉट सेम, क्योंकि दो फैक्टर थ्योरी में, टू फैक्टर थ्योरी में सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन को अलग अलग एस्पेक्ट में, ये दो दो अलग अलग पहलू है, दो डिफरेंट एस्पेक्ट है मोटिवेशन के। क्या ये बात सही है? इसीलिए क्या डिससेटिस्फैक्शन को कम करने का मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल को प्रोवाइड करना नहीं होता है? तो बिल्कुल हाँ सर, रीज़न जो है एजर्शन के पूरे सपोर्ट में है और दोनों सही तो है, और साथ ही साथ रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, क्यों ना हम लोग जान ले मोटिवेशनल फैक्टर और हाइजीन फैक्टर हर्ट्सबर्ग के टू फैक्टर थ्योरी में क्या होता है। तो मोटिवेशन फैक्टर में जैसे कि आप लोग देख रहे हो, एडवांसमेंट, वर्क इटसेल्फ, पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट। और हाइजीन मेंटेनेंस फैक्टर में होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सैलरी, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, वर्किंग कंडीशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। The human relation approach rejected the Ravel hypothesis by giving which of the following argument? ये फर्स्ट पॉइंट है। The worker does not work for money only. A worker operate in a techno-economic system with no room for emotion. Authoritarian style if leadership is more productive. Individual pay attention to self-achievement irrespective if informal group norms। कौन सा सही है? तो सर रेबल हाइपोथेसिस कहता है कि द वर्कर डज नॉट वर्क, वर्कर हमेशा पैसे के लिए नहीं काम करता है, ठीक है ना। द वर्कर डज नॉट वर्क फॉर मनी ओनली, केवल पैसे के लिए नहीं काम करता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे 13 क्वेश्चन के तरफ। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, और समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। Arrange in the sequence of decision in manufacturing enterprises। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में सबसे पहले आप डिटरमाइन करेंगे की फैक्टर्स को, तो डिटर्मिनेशन ऑफ द की फैक्टर्स। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब की फैक्टर्स आपको मिल जाएगा, पहले तो आप फैक्टर्स को सेलेक्ट करेंगे कौन कौन से की फैक्टर्स है जो कि आपको इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। उन सारे फैक्टर्स को देखने के बाद ही आप फॉरकास्ट करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? फॉरकास्ट करेंगे, ठीक है। जब फॉरकास्ट हो जाएगा डिफरेंट चीज़ों का, डिफरेंट फैक्टर्स के, तो आप कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरकास्ट, कौन कौन से फॉरकास्ट के अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस को हम लोग क्या करें, कंसिडर करें, ठीक है। तो BAC हो जाएगा। तो नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ बजट की कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। सर पहले कॉम्बाइन करेंगे फैक्टर को कि कौन कौन से फैक्टर्स को हम लेके चलेंगे, उसके बाद उस हिसाब से हम लोग बजट बनाएंगे। तो BACED, लगता है बहुत तेज हो गए हैं आप लोग, BACED। तो BACED थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, what type of defense mechanism is used by a person when he get angry at his child or spouse because he had a bad day at work?
तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्यारे बच्चों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी ज्वाइन होना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है, कॉमर्स स्टडी क्लासेस। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस लाइव पोजीशन से रिलेटेड मैच द कॉलम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैच करते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। सबसे पहले ट्रांजेक्शनल एनालिसिस और लाइफ पोजीशन में बोला है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। तो ये एक होपलेस पोजीशन है, फ्यूटिलिटी फ्रस्ट्रेशन का क्या है? पोजीशन है, जहाँ पे हम सब क्या हो जाते हैं? विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, चीज़ों को विड्रॉ कर लेते हैं। ए का थर्ड। नेक्स्ट, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। तो सामने वाले को इन्फीरियर दिखाना कि सामने वाला इन्फीरियर है, आप अपने आप को वहाँ पे बेहतर शो ऑफ कर रहे हो। आप बता रहे हो कि तुमको कुछ नहीं आता, मुझे बहुत अच्छा आता है। जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी ना, चुप चुपके वाली मूवी देखी होगी ना, जिसमें शाहिद कपूर और ये शाहिद कपूर जिसमें रहते हैं। ठीक है ना, तो उस मूवी में आप लोगों ने देखा था कि, और राजपाल, ठीक है, शाहिद कपूर और राजपाल रहते हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा था ना कि जब कपड़े धोने की बारी आती है तो राजपाल क्या कहते हैं कि मुझे बहुत कपड़े अच्छे धोना आता है, इसे बिल्कुल नहीं आता है, तो मैं इसको सिखा दूंगा। तो फिर क्या हो जाता है, सारा का सारा काम तो इसी के ऊपर पड़ जाता है कि नहीं भाई, कपड़े तो जो है बहुत महंगे हैं, और ऐसे में कपड़े तो तुमको ही धोना पड़ेगा। जिसको नहीं आता उसके हाथ से तो कपड़ा क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते क्या है प्यारे बच्चों? इसको कहेंगे टास्क ओबेसिव। तो बी का फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है आई एम ओके, यू आर ओके। मतलब सब मिल के यहाँ पे आगे बढ़ने की बात हो रही है। कन्फ्रॉन्टिंग, ऑप्टिमल पोजीशन, सब बेहतर है, सबको आता है, सब जानते हैं सब कुछ। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। तो डिप्रेसिव, मतलब हम ठीक नहीं है, तुम ठीक हो। यहाँ पे अपने आप को सामने वाले से आप इन्फीरियर शो कर रहे हो, अपने आप को डाउन शो कर रहे हो। ठीक है ना, तो आप अपने आप को डाउन दिखा रहे हो, कम दिखा रहे हो दूसरों के सामने, जिसको कि क्या मतलब आप दूसरे पर निर्भर हो। ठीक है ना, मतलब आपके बिना तो मेरा काम चलने वाला ही नहीं है, ऐसा वाला सिचुएशन। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए पहला ही ऑप्शन जो है मैच कर रहा है 3 4 2 1। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगला सवाल। अरेंज करने के लिए आ गया, डिफरेंट एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप लोगों को डिफरेंट एक्ट्स के डेट याद होने चाहिए। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग लीगल एनैक्टमेंट इन इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। मतलब जो सबसे पहले आया है उसको पहले रखे, और उस हिसाब से क्रम अनुसार जो सबसे आखिरी में आया वो सबसे लास्ट में जाएगा। तो प्यारे बच्चों बात करेंगे, माइंस एक्ट आया है 1952 में, जो कि आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। वेज एक्ट 1948 में आया है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में आया है। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में आया है। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 में आया है। तो सर हम लोगों को जो दिख रहा है, सबसे पहले हमें दिख रहा है बी, फिर उसके बाद ए दिख रहा है, फिर उसके बाद हमें क्या दिख रहा है? ई दिख रहा है, ई, फिर उसके बाद सी 72। ठीक है, देन उसके बाद डी 1986। BAECD सेकेंड ऑप्शन जो है आप लोगों का सही होगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? फंक्शनल डिपार्टमेंट आर नॉट परमानेंट फिक्सचर ऑफ ए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। भाई गलत कह दिया, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो है, अच्छा सारे ऑप्शंस को पहले पढ़ लेते, ये तो पहले ही मुझे दिख गया, बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ ले। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शनल एंड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है ये तो। दूसरा वाला पढ़ लिया हम लोगों ने। तीसरा, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड एज द नीड फॉर देम अराइजेस। प्रोडक्ट डिपार्टमेंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि कुछ ज़रूरत पड़ा है
ठीक है, और जैसे ही काम खत्म वैसे ये डिपार्टमेंट भी खत्म, लेकिन फंक्शनल डिपार्टमेंट चलता रह जाता है, ये परमानेंट होता है। टीम मेंबर हैव फंक्शनली होम व्हेन दे आर नॉट नीडेड ऑन ए प्रोजेक्ट। गलत बात। अगर जब प्रोजेक्ट का काम खत्म हो जाएगा तो जो टीम मेंबर है अपने अपने फंक्शंस पे, अपने अपने मेन फंक्शन पे, मेन काम पे लौट जाते हैं। ठीक है, हैव फंक्शनली, टीम मेंबर है फंक्शनली होम व्हेन दे आर नॉट, हाँ सही तो कह रहा है, फंक्शनली होम पे होते हैं, अपने फंक्शनल होम पे होते हैं जब उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है, तो ये भी सही बात कह दिया। ये गलत बात कह दी है कि फंक्शनल डिपार्टमेंट आर नॉट परमानेंट। भाई ये परमानेंट होता है, तभी तो ये बात कहा है कि टीम मेंबर फंक्शनली अपने अपने होम पर होते हैं, मतलब अपने फंक्शनल होम पे होते हैं जब उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन पूछा है कौन सा नहीं सही है, कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है, तो सेकेंड वाला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू एमबीओ प्रोग्राम फेलियर। अच्छा एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, वायोलेट करता है, ये वायोलेट करता है किसका, यूनिटी ऑफ कमांड का, यूनिटी ऑफ कमांड का वायोलेशन है, यूनिटी ऑफ कमांड का वायोलेशन है। क्यों? क्योंकि सर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन पता है क्या होता है, अच्छा बताइए क्या होता है कि सर यहाँ पे ए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन पूरा लिख देंगे, ए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा कंपनी स्ट्रक्चर होता है, इज ए कंपनी स्ट्रक्चर whose team report to, whose team report to मल्टीपल लीडर्स या बॉसेस। मल्टीपल लीडर्स को यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ता है, इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसको हम लोग ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना, ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है इसको। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू एमबीओ प्रोग्राम फेलियर। इजी गोल होता है, बिल्कुल इजी गोल, ये इसका फेलियर होने का फैक्टर नहीं है। लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट, ये भी नहीं है। सेटिंग ऑफ अनरियलिस्टिक डिफिकल्टी गोल विच इज नॉट ए फैक्टर कंट्रीब्यूट, अच्छा फेलियर होने का नहीं है। देखिए यही चीज़ हो जाता है प्यारे बच्चों, आप लोगों से भी एग्जाम में पूछा है कौन सा इनमें से फैक्टर नहीं है कंट्रीब्यूटिंग टू एमबीए प्रोग्राम फेलियर होने का, कौन सा इसमें से नहीं है। ठीक है, तो इजी गोल बिल्कुल ये फेलियर होने का कारण है। मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं होता, अनरियलिस्टिक डिफिकल्ट गोल हो जाते हैं इसमें। अल्टरिंग द गोल टू मीट द चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस में बदलाव वैसे वैसे गोल में भी बदलाव होते हैं, तो ये एमबीओ के फेलियर होने का कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। एमबीओ का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, याद रखिएगा, एमबीओ का मतलब होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे चलेंगे। फंक्शन ऑफ ए फर्स्ट लेवल और फ्रंट लाइन सुपरवाइजर आर टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, टू डिटरमाइन इंडिविजुअल जॉब असाइनमेंट, बिल्कुल ये काम होता है। टू अटेंड टू ग्रीवांसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करे, बिल्कुल सही बात है। प्रोवाइड टेक्निकल नॉलेज एंड गाइडेंस टू वर्कर, बिल्कुल सही बात है। टू सप्लाई स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, ये भी सही बात है। तो सर सारे ही सही बात हो गए, चलिए बहुत अच्छी बात है, तो ऑल ऑफ देम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल पोर्टर प्रपोज जेनेरिक स्ट्रैटेजी दैट प्रोवाइड गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, आइडेंटिफाई देम फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड स्ट्रैटेजी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, माइकल पोर्टर जी ने ये थ्योरी दिया था कब, 1980 को। इन्होंने 4 स्ट्रैटेजी मेंशन किया हुआ था, 4 स्ट्रैटेजी, कॉस्ट, लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस।
कॉस्ट, लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। ठीक है, कॉस्ट, Michael Porter proposed generic strategies that provide good starting point for strategic thinking. Identify them from below mentioned strategy. तो देखिए यहाँ पे तो इन्होंने इन्होंने कॉस्ट भी दिया, लीडरशिप मतलब वही जहाँ इनोवेशन की बात हो जाए। ठीक है ना, लीडरशिप मीन्स इनोवेशन। ठीक है ना, यहाँ पे इनोवेशन भी आप नोट डाउन कर ले, इनोवेशन। तो कॉस्ट, लीडरशिप और इनोवेशन, डिफरेंशिएशन, फोकस, तो सारे ही तो हो गए। तो सर सारे हो गए क्या? बिल्कुल सारे हो गए। ए बी सी डी सही आंसर होगा इसका, ए बी सी डी। चलिए, क्वालिटी सर्किल इज ए टाइप ऑफ, सबसे पहले तो आप जाने कि क्वालिटी सर्कल होता क्या है। तो क्वालिटी सर्कल होता है ग्रुप ऑफ वर्कर्स का हु डू दी सेम और सिमिलर वर्क, हु मीट दी रेगुलरली टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड सॉल्व दी वर्क रिलेटेड, मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम है। कैसी टीम है सर? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप of authority which of the following type of authority are found in most organization? कौन सा टाइप ऑफ अथॉरिटी आप मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पाते हैं? तो देखिए, मोस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लाइन अथॉरिटी होता है, स्टाफ अथॉरिटी होता है, फंक्शनल भी होता है। ठीक है ना, डिवीजन मोस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं होता, डिवीजन नहीं होता, जरूरी नहीं है कि डिवीजन हो। ठीक है ना, तो लेकिन बी सी डी ये अक्सर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ही आपको मिल जाते हैं, तो बी सी डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विच इज़ दी व्हाट इज़ द टिपिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग सेलेक्शन डिवाइसेस आर यूज्ड बाय द कंपनी? तो पूछा क्या है इसमें से, व्हाट इज़ दी टिपिकल सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग सिलेक्शन डिवाइस। आपको सिलेक्शन करना है, सबसे पहले आप एक ब्लैंक एप्लीकेशन देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वो फिल करके जमा करवाएंगे। जमा होने के बाद फिर क्या हो जाएगा सर? जमा होने के बाद स्क्रीनिंग ऑफ इंटरव्यू होगा, या आगे दिया हुआ है स्क्रीनिंग ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, सी जी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सर? इंटरव्यू होने के बाद हम उनका टेस्ट लेंगे, फिर टेस्ट लेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर जैसे ही वो टेस्ट में पास हो जाएंगे और ज़्यादा इंटरव्यू लेंगे। एक तो ये प्राइमरी इंटरव्यू लेते हैं हम लोग, जिसको स्क्रीनिंग ऑफ इंटरव्यू। ठीक है ना, मतलब एक मतलब प्राइमरी लेवल का एक जांच पड़ताल करते, पूछताछ करते, ये हो गया। फिर उसके बाद रेफरेंस चेक करेंगे हम लोग। ठीक है ना, रेफरेंस चेक करेंगे, बैकग्राउंड चेक करेंगे आपका। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद हम लोग करेंगे हम उनको कंडीशनल ऑफ़र करेंगे कि किस किस क्या क्या कंडीशन होंगे हमारे यहाँ पे काम करने के लिए। और अगर मान गए तो फिर उनका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन होगा। ठीक है ना, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन होगा। और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन होने के बाद तब क्या हो जाएगा? उनका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन, फिर हम उनको हायर कर लेंगे। ठीक है ना, जब वो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन से पास हो जाएंगे तो फिर हम लोग उनको हायर कर लेंगे। ठीक है, तो CGH FAEB CGH FAEBD, देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, CGH FAEBD। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड ग्रेपवाइन। ठीक है, ग्रेपवाइन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मीन्स द टेंडेंसी ऑफ ए सुपरवाइजर टू रेट द सबऑर्डिनेट लोअर देन हिज परफॉर्मेंस। तो लोअर देन मतलब कि आप बहुत ही नेगेटिव इंसान हैं। ठीक है ना, नेगेटिव इंसान है, तो लोअर देन जैसा वो परफॉर्म किया उससे कम आप उनको रेटिंग दे रहे हैं, मतलब नेगेटिविटी की बात हो रही है। दिस इज कॉल्ड हॉर्न इफेक्ट। तो सर ये हॉर्न इफेक्ट क्या होता है, ये देखिए मेंशन किया है। इंडिविजुअल बिलीव दैट नेगेटिव ट्रेट्स आर कंसर्न टू ईच अदर। It is a phenomenon in which the observer judgment of a person is adversely affected by the presence of an unfavorable aspect of this person। बहुत important है।
तो सर हेलो इफेक्ट क्या होता है ये भी बता दीजिए। बिल्कुल सुन लीजिए। हेलो इफेक्ट होता है दी टेंडेंसी फॉर पॉजिटिव इम्प्रेशन ऑफ ए पर्सन। यहाँ पे पॉजिटिव इम्प्रेशंस के हिसाब से रेटिंग की जाती है, ये है हेलो इफेक्ट। ठीक है ना, हेलो इफेक्ट। कंपनी, कंट्री, ब्रांड, प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ को आप उनके पॉजिटिव चीज़ों से जब रेटिंग करेंगे दैट इज़ कॉल्ड हेलो इफेक्ट। ठीक है ना। हॉर्न बजाना ऐसे याद रखना कि हॉर्न बजाना मतलब किसी को परेशान करना। ठीक है ना, ये हो गया हॉर्न इफेक्ट। हेलो इफेक्ट मतलब जब आप किसी, मतलब ऐसे हम लोग किसी को हेलो कहते हैं ना कि कैसे हो, हेलो कैसे, हाउ आर यू, ठीक है, हाल चाल लेते हैं, तो वो हो गया हेलो इफेक्ट। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा, हेलो जब हम किसी का हाल चाल पूछते हैं, ठीक है ना, जब किसी को हम पूछते हैं कि कैसे हैं, बड़े दिनों बाद मिलते, दैट इज़ कॉल्ड योर हेलो इफेक्ट। ठीक है, ऐसी चीज़ों को आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है द थ्योरी दैट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप आर टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, प्रोपिनक्यूटी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द नियरनेस स्टेट दैट पीपल रिलेट वन अनदर बिकॉज जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। मतलब नियरनेस, पीपल रिलेट वन अनदर मतलब एक दूसरे, जब हम एक दूसरे के एक सेम कहते हैं ना कि एक ही गांव से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो वैसे ही एक मतलब कि दोस्ती ज़्यादा फिर बढ़ जाती है। दिस इज़ द रीज़न इंडिविजुअल हु आर वर्किंग टुगेदर फॉर्म ग्रुप दैन दोज हु वर्किंग एट ए डिफरेंट लोकेशन एंड डिस्ट्रिक्ट और पर्सन। तो अगर एक ही जगह पे सारे वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, लोगों के अंदर क्लोजनेस बढ़ जाती है, दोस्ती यारी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना, ये हो गया प्रोपिनक्यूटी। सिमिलरिटी भी कहीं ना कहीं वही है। सिमिलरिटी क्या होता है? पीपल हु आर सिमिलर टू ईच अदर कैन फॉर्म ग्रुप मोर इजीली रैदर देन दोज हु डिफर फ्रॉम ईच अदर इन नेचर, इन थॉट प्रोसेस और इन एनी अदर आस्पेक्ट। तो हर मान लीजिए एक ही गांव से है तो वहाँ पे तुरंत एक दूसरे के साथ ज़्यादा तालमेल बैठ जाता है। या आप एक ही जगह पे बहुत दिनों से, बहुत टाइम से काम किए एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पे एक दूसरे के साथ तुरंत क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, हम लोग घुल मिल जाते हैं। तो ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। ए एंड बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है ना। यहाँ डिस्प्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं है, नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी, ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में मैच द फॉलोइंग। पे फॉर टाइम नॉट फॉर वर्क। देखिए क्या है ये, पे फॉर टाइम नॉट फॉर वर्क, समय के लिए आप पे करें, काम के लिए नहीं। इसको हम लोग कहेंगे सिक लीव। ठीक है ना, क्या कहेंगे हम लोग, सिक लीव। ए का फोर्थ हो जाएगा, इसको हम लोग क्या प्यारे बच्चों कहेंगे, सिक लीव। ठीक है। सर्विस एंड परकुजिट, सर्विस एंड परकुजिट आप दे रहे हैं, सर्विसेज को सर्विसेज हमें दे रहे हैं, परकुजिट दे रहे हैं, जिसको हम लोग कहेंगे लो कॉस्ट मील। ठीक है, तो बी का 5 हो जाएगा, सी डी एंड ई। इंसेंटिव, प्रोटेक्शन प्रोग्राम, प्रोटेक्शन प्रोग्राम जैसे पेंशन। ठीक है, पेंशन कि आप रिटायर होने के बाद जो आपको मिलता है पेंशन। इंसेंटिव पे क्या हो जाएगा, स्टॉक ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, कि स्टॉक ऑप्शन हो गया कि जमा लिया अपने लिए, कुछ जमा पूंजी मैंने बेहतर काम करके। ठीक है ना। एंड डेफर्ड पे, ठीक है ना, डेफर्ड मतलब काम अभी करो देंगे बाद में, यानी सेविंग्स कर रहे हैं हम, तो ई का 1। तो 4 5 3 2 1, 4 5 3 2 1, देखिए 4 4 5 3 2 1, ये सेकंड ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजर्शन रीजन। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक डिमांड जनरेशन ऑफ ए नंबर ऑफ अल्टरनेटिव टू प्रॉब्लम। रीजन, पार्टिसिपेंट जनरेट एज मेनी अल्टरनेटिव एज पॉसिबल विदाउट एवेल्युएटिंग देम इन ब्रेन स्टॉर्मिंग सीजन। तो सर एजर्शन तो सही है, ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक डिमांड करता है बहुत सारे अल्टरनेटिव को प्रॉब्लम के लिए। पार्टिसिपेट जनरेट करते हैं मेनी अल्टरनेटिव जितना पॉसिबल हो विदाउट एवेल्युएटिंग देम इन ब्रेन स्टॉर्मिंग, बिल्कुल सही है सर। रीज़न एजर्शन के बिल्कुल सपोर्ट में है और रीज़न सही भी है। तो यस, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमोटिंग द टीम स्पिरिट हार्मोनी यूनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रिंसिपल। बहुत बहुत आसान है, इसको हम लोग कहते हैं स्पिरिट डी कॉर्प्स। ठीक है ना, स्पिरिट डी कॉर्प्स ये है हेनरी फ्यूल जी का 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल। ठीक है, वैसे तो ये सारे हेनरी फ्यूल जी के प्रिंसिपल है। ऑर्डर, हर चीज़, हर इंसान सही जगह पे होना चाहिए। स्केलर चेन, इमरजेंसी के टाइम पे हम कांटेक्ट कर सकते हैं किसी से भी। इक्विटी, समानता हो।
लास्ट क्वेश्चन, दो क्लोजली रिलेटेड जॉब एवेल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल आर नॉट द सेम। क्या जॉब एवेल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सेम नहीं है? बिल्कुल सही बात है सर। जॉब एवेल्यूएशन अलग है और परफॉर्मेंस अप्रेजल अलग है। जॉब एवेल्यूएशन जॉब से रिलेटेड बात करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस से रिलेटेड ये बात करता है। स्टेटमेंट 2 तो ये तो सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है? द पर्पस ऑफ जॉब एवेल्यूएशन इज़ टू फिक्स द रेम्यूनरेशन एंड अदर रिलेवेंट बेनिफिट। सही बात है। जॉब एवेल्यूएट करके हम पता करते हैं कि इस जॉब में कितना रेम्यूनरेशन होना चाहिए और क्या अदर रिलेटेड बेनिफिट्स देना चाहिए। तो यस, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो प्यारे बच्चों, ये था 30 क्वेश्चन, 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे 30 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अभी आप लोगों को बिजनेस मैनेजमेंट के 3 पार्ट्स मिलेंगे। आज ये पहला पार्ट था, 2 पार्ट और मिलेंगे। दोनों में ही हम लोग 30 क्वेश्चंस को और भी करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।